बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। हमारा टॉपिक है मेन पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डीसी मशीन को डिसमेंटल करके दिखाया गया है, यानी कि मतलब ये है कि डीसी मशीन को खोल के दिखाया गया है और उसके हर एक पार्ट के ऊपर उसका नाम लिख कर दिखाया गया है। ठीक है, यानी लेबल किया गया हर पार्ट को। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे आपको एक बारीक सी डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इस डॉटेड लाइन का मकसद ये है कि इस डॉटेड लाइन के ऊपर चलकर हम इस मशीन को दोबारा से असम्बल कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से इसे फिट कर सकते हैं। हम कहने का मकसद ये है, इसमें जितने भी पार्ट हैं उन तमाम पार्ट के ऊपर उनका नाम लेबल किया गया है। ठीक है, तो इस तरह तकरीबन इस पिक्चर के अंदर वो तमाम पार्ट्स आप देख सकते हैं जो कि एक डीसी मशीन के मेन पार्ट हैं। इसके बाद स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो हमने हर एक पार्ट को अलहदा से मेंशन किया है। ठीक है, और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि डीसी मशीन के कुछ पार्ट ऐसे भी हैं कि पार्ट सेम होता है, लेकिन एक ही पार्ट होता है लेकिन उसके नाम 2 या 3 होते हैं। इसी तरह कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो 2 इकट्ठे पार्ट जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन दोनों का जिक्र फिर हमने यहाँ पर इकट्ठा किया। जैसे पहले नंबर पर मैग्नेटिक फ्रेम या याग है। अब ये पार्ट एक होता है लेकिन उसके नाम 2 अलग-अलग हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर आप देखें पोल कोर एंड पोल शूज़। अब ये 2 मुख्तलिफ पार्ट हैं लेकिन दोनों इकट्ठे काम करते हैं, इसलिए दोनों का इकट्ठा जिक्र किया गया है। तीसरे नंबर पर भी अगर आप देखें फील्ड कॉइल, फील्ड वाइंडिंग या एक्साइटिंग वाइंडिंग भी इसको कहते हैं। तीसरा नाम इसका क्या है? एक्साइटिंग वाइंडिंग। अब ये क्या है? चीज़ एक ही है लेकिन उसके क्या है, नाम अलग-अलग हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर आप देखें इंटरपोल्स या कम्यूटेटिंग पोल। ठीक है, एक ही पार्ट के 2 नाम हैं ये। इस तरह पाँचवें नंबर पर जो है वो आर्मेचर एंड आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर और आर्मेचर वाइंडिंग ये 2 अलग-अलग पार्ट हैं लेकिन काम इकट्ठे करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के बगैर काम कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने इनका क्या किया, जिक्र भी इकट्ठा किया। छठे नंबर पर कम्यूटेटर है। सातवें नंबर पर कार्बन ब्रश एंड ब्रश होल्डर है। ठीक है, कार्बन ब्रश एंड कार्बन ब्रश होल्डर। अब ये दोनों भी इकट्ठे काम करते हैं और अगर इनमें से एक चीज़ भी ना हो तो दूसरी चीज़ काम नहीं कर सकती डीसी मशीन में, इसलिए हमने इनका दोनों का जिक्र इकट्ठा किया है। आठवें नंबर पर रॉकर है। नौवें नंबर पर साइड कवर या एंड हाउसिंग है। ठीक है, 10वें नंबर के ऊपर शाफ्ट है और 11वें नंबर के ऊपर बेरिंग्स है। अब हम पहला पार्ट जो देखते हैं जिसे हम मैग्नेटिक फ्रेम या याक कहते हैं। पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फ्रेम या याक दिखाया गया है और इसके मुख्तलिफ पार्ट को भी लेबल कर दिया गया है। जैसे ऊपर जो है ये टर्मिनल बॉक्स लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसके क्या होंगे, टर्मिनल होंगे मशीन के। और यहाँ पर लिफ्टिंग आइज़ लिखा हुआ है। ये लिफ्टिंग आइज़ क्या होती हैं? डीसी मशीन को उठाने के लिए उसके ऊपर एक पार्ट होता है, यानी कि ये हुक नुमा भी होते हैं या कुंडी नुमा भी होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, डीसी मशीन को जब हमने उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना हो तो इसके ज़रिए हम डीसी मशीन को उठाते हैं। मैग्नेटिक फ्रेम या याक के डीसी मशीन में 2 मेन काम होते हैं। पहले नंबर पर जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं इसके, उनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन फराहम करना। ठीक है जी, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन फराहम करता है उनको। दूसरे नंबर पर ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस वाला जो है वो पाथ मुहैया करता है, यानी जब हम डीसी मशीन को चलाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस वाला पाथ मुहैया करने के लिए हम इस फ्रेम को यूज़ करते हैं। ये 2 मेन काम होते हैं। और आम तौर पे छोटी मशीनों के लिए जो हम फ्रेम बनाते हैं वो कास्ट आयरन से बनाते हैं। याग किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन का। लेकिन जो बड़ी मशीनें होती हैं उनके लिए जो हम याग बनाते हैं वो स्टील का बनाया जाता है। और ये हमेशा याद रखें, ये सॉलिड बनाया जाता है। ठीक है, ये लेमिनेटेड नहीं होता, पतलियों से मिला के नहीं बनाया जाता। ये जो फ्रेम या याक होगा ये क्या होगा, आमतौर पे सॉलिड होगा ये। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो पोल कोर एंड पोल शूज़ हैं। ठीक है, ये 2 अलग-अलग पार्ट हैं, दोनों इकट्ठे काम करते हैं, इसीलिए इन दोनों को हमने यहाँ पर शो कर दिया है, यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर पिक्चर के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पर देखें तो ये सॉलिड पोल कोर है। ये पोल कोर जो है ये सॉलिड भी होती है, लेमिनेटेड भी होती है। ठीक है, लेमिनेटेड क्या होती है? जैसे आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया गया कि मुख्तलिफ पतरियों को आपस में जोड़ के एक कोर बनाई जाती है, उसको हम लेमिनेटेड कोर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड कोर है। इसके अलावा पोल शू क्या होता है? ये वाला जो कर्व नुमा एरिया है इसको हम पोल शू कहते हैं। ये जो कर्व नुमा एरिया है, ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। ठीक है, अब ये पोल कोर होता है, इसके ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, लपेटते हैं। ठीक है, इसका पहला काम क्या है, फील्ड वाइंडिंग को ये सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पर ये जो कर्व नुमा एरिया है ये क्या काम करता है, ये मशीन के अंदर
जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म बनाता है, यानी कि पूरी मशीन के अंदर जो है फ्लक्स जो है वो नॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है, यानी कि यकसा तकसीम करता है ये फ्लक्स की। तीसरे नंबर पर इसका अगर आप एरिया देखेंगे पोल शू का, तो वो एरिया ज़्यादा है, इसलिए ये एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये लो रिलेक्टेंस वाला पाथ जो है वो फ्लक्स को मुहैया करता है। ये पोल शू और कोर के फंक्शन है डीसी मशीन में। इसके बाद जो है वो आ जाती है फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग, और इसका एक और नाम भी मैंने आपको बताया है कि इसका नाम एक्साइटिंग वाइंडिंग भी है। पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका नाम एक्साइटिंग वाइंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर का जो पार्ट है पिक्चर का, ये देखें, ये वही पोल कोर है और पोल शू है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लेवल के अंदर देखें तो लेमिनेटेड पोल कोर लिखा हुआ है। अब ये जो कोर है ये क्या है, ये लेमिनेटेड है, यानी पतलियों को इकट्ठा करके बनाई गई है। इसी तरह अगर आप पोल शू को देखें, यहाँ पर मैं ये रेड कलर की लाइन लगा रहा हूँ, तो ये क्या है, लेमिनेटेड पोल शू है, यानी कि जो पोल शू है वो भी क्या है, लेमिनेटेड है, पतलियों को इकट्ठा करके बनाई गई है, ठीक है। पोल कोर के ऊपर हम बाइंडिंग करते हैं, एक्साइटिंग वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये वाइंडिंग जो है ये इसके ऊपर करते हैं हम, या इसको फील्ड कॉइल भी हम कहते हैं, ठीक है जी। अगर आप इस वाइंडिंग को देखें तो ये वाइंडिंग यहाँ पर हमें रेड कलर की नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाइंडिंग जो है इनेमल्ड कॉपर की बनी होती है। अब इनेमल्ड कॉपर क्या होता है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन के दुकान पर जाए, गली मोहल्ले में बैठे हुए इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर जाए, तो वहाँ पर देखेंगे कि कॉपर की वायर के ऊपर हमने एक बहुत बारीक सी इंसुलेशन की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। कॉपर की वायर होती है और उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, बहुत बारीक सी इंसुलेशन की लेयर चढ़ा देते हैं, उसे हम कहते हैं इनेमल्ड कॉपर, ठीक है। यानी कि वो इंसुलेशन की वजह से आपस में टर्नें जो हैं शार्ट नहीं होती। तो उस वायर का जो है ये फील्ड वाइंडिंग बनाया गया, ठीक है। और इस फील्ड वाइंडिंग को हमने पोल कोर के ऊपर लपेट दिया। जब इस वाइंडिंग में से करंट गुजरता है तो ये क्या पैदा करती है, फ्लक्स पैदा करती है, ठीक है। वो फ्लक्स जो है इस पोल शूज़ के ज़रिए पूरी मशीन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है यकसा तकसीम हो जाता है, यानी कि मशीन के अंदर जो फ्लक्स होता है वो तमाम जगह एक जैसा होता है। ये नहीं होता कि कहीं पर फ्लक्स जो है उसकी मिकदार ज़्यादा है और कहीं पर फ्लक्स की मिकदार कम हो, इसलिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, ये पोल शू की वजह से होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वाइंडिंग होती है इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। अब एक पोल की वाइंडिंग ये है, इसी तरह दूसरा जो एडजेसेंट पोल जो है उसकी वाइंडिंग के कनेक्शन क्या होंगे, यानी दो कंजेक्टिव पोल जो होते हैं, कंजेक्टिव का मतलब है एक दूसरे के बाद वाले पोल, तो उनके कनेक्शन कैसे होते हैं। ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ में जोड़ी जाती है, यानी कि दो पोलों की फील्ड वाइंडिंग को आपस में सीरीज़ में जोड़ते हैं, लेकिन सीरीज़ में तो जोड़ते हैं लेकिन इनके कनेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उलट होते हैं। वो किस वजह से, अगर ये वाला पोल, फ़र्ज़ कर लो ये वाला पोल नॉर्थ बन रहा है, तो इससे अगले वाला कंजेक्टिव पोल जो है उसने साउथ बनना होता है। तो उसमें हमने क्या करना होता है, करंट की सिमत इस वाली वाइंडिंग की सिमत से हमने उलट रखनी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस वाइंडिंग के कनेक्शन अगले वाली जो वाइंडिंग है उसके साथ हम क्या करते हैं, उलट कर देते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो ये है, ये जो मैं रेड कलर की लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, यानी करंट यहाँ से चलता है, ठीक है, ये करंट की इसमें डायरेक्शन है। ये मैं एरो हेड से जो है कुछ करंट की डायरेक्शन को शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन अब क्या है, करंट की डायरेक्शन जो है अगर हम देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉक वाइज है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी जो मैंने एरो हेड लगाए हैं, ये क्लॉक वाइज है। तो अगला जो कंजेक्टिव पोल होगा उसकी वाइंडिंग के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो एंटी क्लॉक वाइज होगी। अगर इसमें क्लॉक वाइज होने के बावजूद ये जो पोल है ये फ़र्ज़ कर लें नॉर्थ पोल बन रहा है, जिसको मैं एन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला जो फील्ड वाइंडिंग होगी, अगला जो पोल की वाइंडिंग होगी उसके अंदर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी और वो क्या बनेगा, वो साउथ पोल बनेगा। तो इसलिए फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन करते हुए हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमने कनेक्शन किस तरह करना है, ठीक है। एक में करंट की डायरेक्शन कुछ होती है, दूसरे में उसके बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि हमने अगला जो पोल बनाना होता है वो उसके मुखालिफ बनाना होता है। अगर ये हमने एन पोल बनाया है तो दूसरा पोल हम क्या बनाएंगे, एस पोल बनाएंगे, यानी साउथ पोल बनाएंगे, ठीक है जी। ये इसके कनेक्शन होते हैं। और आम तौर पे ये याद रखें ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये आपस में सीरीज़ में जोड़ी जाती है, इसके कनेक्शन क्या होते हैं, सीरीज़ में होते हैं, यानी एक पोल की वाइंडिंग दूसरे पोल की वाइंडिंग के सीरीज़ में जुड़ी होती है, ठीक है जी। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।